सिनर्स मूवी की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है जिसमें बताया जाता है कि कुछ लोग मानते हैं कि म्यूजिक में पावर होती है। म्यूजिक से किसी भी स्पिरिट को बुलाया या अट्रैक्ट किया जा सकता है, चाहे वो पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का। मतलब म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिससे शायद एविल पावर्स भी अट्रैक्ट हो सकती हैं। फिर स्टोरी शुरू होती है एक छोटी सी जगह से, कैलिफोर्निया के एक गांव में। साल होता है 1932 का। यहाँ एक लड़का जिसका नाम सैमी होता है वो चर्च जा रहा होता है। उसके फेस पे एक अजीब सा निशान होता है और हाथ में एक टूटा हुआ गिटार। जब वो चर्च के अंदर जाता है तो उसका फादर, जो कि पेस्टर भी है, उससे कहता है कि उसे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग म्यूजिक एक पाप है। लेकिन सैमी चुप रहता है। उसके बाद कहानी एक दिन पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हमें सैमी के कजन्स दिखते हैं जिनका नाम स्मोक और स्टैक होता है। दोनों ने कुछ गैंग से पैसे चुराए होते हैं और अब वो वापस अपने गांव आए हैं। उनके पास काफी पैसा होता है और उन्हीं पैसों का यूज करके उन्होंने एक बंदे से एक जगह खरीदी है जिसका नाम है हॉगवुड। ये जगह पहले रेसिस्ट लोगों के कंट्रोल में थी, पर अब वो चाहते हैं कि वहाँ एक ज्यूक जॉइंट खोला जाए जो ब्लैक कम्युनिटी के लिए हो। लेकिन यहाँ हॉगवुड को देखकर समझ आता है कि वो इन दोनों ट्विंस को पसंद नहीं करता क्योंकि वो ब्राउन हैं। अब स्मोक कुछ लोगों से हेल्प मांगता है। उसे ग्रेस और वो मिलते हैं और वो उन्हें अपने क्लब के लिए रिक्रूट करता है ताकि उसे ओपनिंग नाइट के लिए अपने ज्यूक जॉइंट में एक सिंगर मिल सके। लेकिन जब वो देखता है कि कुछ लोग उसके ट्रक से अल्कोहल चुरा रहे हैं तो वो गुस्से में उन दोनों पे गोली चला देता है। दोनों वहां जिंदा बच जाते हैं, पर स्मोक ये दिखाना चाहता था कि सबको अपने काम से काम रखना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टैक भी सैमी के साथ मिलके म्यूजिशियंस ढूंढता है। उसका एक पुराना दोस्त कॉर्नब्रेड भी उसे मिलता है और वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब वो ज्यूक जॉइंट में सिक्योरिटी को संभालेगा। अब जब स्टैक एक म्यूजिशियन डेल्टा स्लिम को ढूंढ रहा होता है तब उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम मैरी है। मैरी स्टैक से गुस्सा होती है क्योंकि वो उसे बिना कुछ बोले छोड़ गया था, जबकि मैरी उससे प्यार करती थी। अब सैमी की मुलाकात पर्लिन से होती है जो एक शादीशुदा औरत है, लेकिन वो भी उनके ज्यूक जॉइंट में काम करना चाहती है। दूसरी तरफ स्मोक अपनी वाइफ एनी के पास जाता है जो रिचुअल्स करती है। दोनों कुछ साल पहले अपना बच्चा खो चुके होते हैं, इसलिए अलग हो गए थे। अब एनी यहाँ मानती है कि उसके रिचुअल्स की वजह से उनके ट्विंस बच्चे बच गए थे, लेकिन अब स्मोक चाहता है कि एनी ज्यूक जॉइंट के इनॉग्रेशन के लिए खाना बनाए और वो मान जाती है। फिर सूरज ढलते वक्त हमें एक आयरिश आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम रिमिक होता है। वो एक रेसिस्ट कपल बर्ट और जॉन के घर जाता है। रिमिक उन्हें कहता है कि वो उसे ज्यूइश लोगों से प्रोटेक्शन दिलवाने के बदले गोल्ड देगा। दोनों एग्री कर जाते हैं और उसे अपने घर बुला लेते हैं। बाद में जब ज्यूइश लोग रिमिक के बारे में पूछने आते हैं तो जॉन उन्हें कुछ नहीं बताती, इसलिए वो लोग वापस चले जाते हैं। जब जॉन रिमिक के पास वापस आती है तब उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड बर्ट अब एक वैम्पायर बन चुका है और रिमिक भी एक वैम्पायर ही होता है। यहाँ ज्यूइश लोग उसे इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि रिमिक चॉकटॉ वैम्पायर हंटर्स के एरिया से आया था। अब नेक्स्ट सीन में शाम को ज्यूक जॉइंट की ग्रैंड ओपनिंग होती है जो कि काफी सक्सेसफुल रहती है। क्राउड भी मस्त होता है। उन्होंने जगह सेट करने में काफी पैसा लगाया होता है, इसलिए स्मोक पैसे को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। लेकिन स्टैक और एनी उसे समझा लेते हैं कि सब ने मिलकर इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा चिल हो जा। अब पार्टी में मैरी को भी अलाउ कर दिया जाता है क्योंकि वो फैमिली का पार्ट है। सभी लोग सैमी के म्यूजिक पर जम के एंजॉय करते हैं। अब म्यूजिक और डांस के वाइब में रिमिक, बर्ट और जॉन भी ज्यूक जॉइंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, पर स्मोक उन्हें देखकर थोड़ा सस्पिशियस फील करता है। उनके पैसे देने और म्यूजिक बजाने के बावजूद स्मोक उन्हें अंदर नहीं जाने देता, पर फिर उसे याद आता है कि पैसों की जरूरत है। फिर मैरी बाहर जाकर उन लोगों से बात करती है। उसका मानना होता है कि जॉइंट को पैसों और लोगों की जरूरत है। सबको एंजॉय करता देख के उसे नहीं लगता कि ये लोग डेंजरस हैं, लेकिन जैसे ही रिमिक की आंखें ग्लो करने लगती हैं मैरी वहां से भागने की सोचती है, पर तब तक देर हो जाती है। रिमिक उसे भी वैम्पायर बना देता है। इसी दौरान कॉर्नब्रेड, जिसके थ्रू मैरी अंदर आई थी, वो वॉशरूम जाने के लिए बाहर चला गया होता है और तभी रिमिक उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। फिर मैरी अंदर जाकर स्टैक को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। लेकिन वो फिर से स्टैक के पास जाकर उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाती है। तभी कुछ लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और स्मोक का ध्यान उधर चला जाता है। फिर वो सैमी को स्टैक के पास भेजता है, पर सैमी स्टैक को नहीं ला पाता, तो स्मोक खुद जाता है और देखता है कि मैरी ने ऑलरेडी स्टैक की गर्दन काट दी है। गुस्से में वो मैरी पर गोली चला देता है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता। मैरी कहती है कि अब हम यहाँ सबको मार देंगे। अब वहाँ खड़े लोग को समझ नहीं पाते कि यहाँ क्या हो रहा है। स्मोक सैड हो जाता है क्योंकि स्टैक मर चुका होता है। फिर वो डेल्टा स्लिम से कहता है कि टाउन के सभी लोगों को घर भेज दो।
बस स्मोक, सैमी, एनी, डेल्टा स्लिम और ग्रेस ही वहाँ बसते हैं। थोड़ी देर बाद कॉर्नब्रेड जो वॉशरूम गया था वापस आता है और नॉर्मल बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कहता है कि उसे अंदर आने दो, लेकिन एनी को कुछ अजीब लगता है और वो उसे अंदर नहीं आने देती। जाते जाते कॉर्नब्रेड अपने पैसे मांगता है और स्मोक उसे पैसे देने जाता है, पर तभी कॉर्नब्रेड उसे काटने की कोशिश करता है। स्मोक तुरंत उसे गोली मार देता है और खुद को बचा लेता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वैम्पायर सिर्फ सनलाइट, सिल्वर या वुडन स्टेक से मारे जा सकते हैं और जब तक उन्हें इनवाइट ना किया जाए वो किसी भी घर या बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकते। अब सबको समझ आता है कि वो लोग वैम्पायर बन चुके हैं। तभी पीछे के दरवाजे से नॉक होने की आवाज़ आती है। ये वही जगह है जहाँ स्टैग की डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन अब स्टैग जिंदा हो चुका है और अपने भाई स्मोक से कहता है कि दरवाज़ा खोल दे। स्मोक दरवाज़ा खोलने से मना कर देता है, लेकिन स्टैग दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ जाता है। जैसे ही वो स्मोक के पास पहुंचता है और उसे काटने ही वाला होता है, तभी एनी उसके मुंह पे गार्लिक जूस मार देती है। गार्लिक जूस की वजह से स्टैग का असली वैम्पायर फेस सबके सामने आ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। बाहर जितने भी लोग ज्यूक जॉइंट से निकाले गए थे वो सब अब वैम्पायर्स बन गए होते हैं। फिर मैरी, स्टैग, रिमिक और जॉन सब लोग ज्यूक जॉइंट के बाहर आकर अंदर आने की रिक्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ रिमिक उन्हें बताता है कि स्टैग और स्मोक दोनों को हॉगवर्ड ने ट्रैप किया था, क्योंकि सुबह कुछ लोग इस जगह पर आकर उन दोनों को मारने वाले हैं। रिमिक का हॉगवर्ड या लैंडलॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ सैमी चाहिए क्योंकि उसका म्यूजिक लोगों और स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। अब रिमिक अंदर वाले लोगों को वैम्पायर बनने का ऑफर देता है ताकि सब हमेशा के लिए जिंदा रहें और साथ ही रेसिज्म भी खत्म हो जाए, लेकिन लोग उसका ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये सब कहने के बाद भी रिमिक की दाल नहीं गलती तो रिमिक ग्रेस को धमकाता है कि वो उसकी बेटी लीसा से मिलेगा, जिसे सुनकर ग्रेस काफी टेंशन में आ जाती है। अब सभी लोग अपना बचाव करने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, वुडन स्टेक्स और गार्लिक्स कलेक्ट करते हैं। लेकिन जब वैम्पायर्स बार बार ग्रेस को धमकाते हैं तो ग्रेस मजबूरी में उन्हें अंदर बुला लेती है। उसके बाद ह्यूमंस और वैम्पायर्स के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब यहाँ ग्रेस अपने हस्बैंड बो पे ही अटैक कर देती है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी वैम्पायर बन चुका होता है और दोनों आग में जलकर मर जाते हैं। डेल्टा स्लिम, जिसे एक वैम्पायर ने काट लिया था, खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और पर्लेन, जो सैमी के सामने काफी इंजर्ड होती है, उससे कहती है कि वो वहां से भाग जाए और एनी, जिसे स्टैग ने काट लिया था, उसे स्मोक उसी के कहने पर मार देता है। यहाँ एनी का मानना होता है कि वो मरने के बाद फिर से स्मोक से मिलेगी। अब यहाँ एनी के मरने के बाद स्टैग और मैरी दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। मैरी वहां से भाग जाती है और फिर हमें स्मोक और स्टैग के बीच इंटेंस फाइट देखने को मिलती है। इसी दौरान बाहर रिमिक सैमी के पीछे लग जाता है और उसके फेस पे वैम्पायर के नेल्स के निशान छोड़ देता है। सैमी समझ जाता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। फिर वो अपने पास रखे गिटार का यूज करता है जो सिल्वर का होता है और रिमिक के सर पर अटैक कर देता है। उसी वक्त स्मोक भी अपने भाई स्टैग को मार देता है और फाइनली रिमिक के चेस्ट में वुडन स्टेक घुसा देता है। जब सूरज निकलता है तो रिमिक के साथ जितने भी वैम्पायर्स होते हैं सब धूप में जल के खत्म हो जाते हैं। अब स्मोक को पता होता है कि हॉगवर्ड अपने लोग लेके यहाँ आने वाला है, तो वो सैमी को जल्दी भागने को बोलता है और खुद वेपन्स रेडी करता है। जैसे ही हॉगवर्ड और उसके आदमी वहाँ पहुँचते हैं, स्मोक उन सबको थॉमसन सब मशीन गन और ग्रेनेड से उड़ा देता है। उसी टाइम पे एनी की स्पिरिट भी दिखाई देती है जो उसके बच्चे के साथ होती है। मतलब स्मोक फाइनली अपनी फैमिली के साथ मिल जाता है, लेकिन उस फाइट के दौरान उसे गोली लग जाती है और वो भी वहीं मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैमी चर्च वापस चला जाता है और उसके फादर उससे कहते हैं कि म्यूजिक बजाना गुनाह है, पर सैमी अपना डिसीजन ले लेता है। वो म्यूजिक को चूज करता है और चर्च को छोड़ देता है। अब कहानी 60 साल आगे 1992 में शिफ्ट होती है, जहां सैमी अब बूढ़ा हो चुका है। एक परफॉर्मेंस के बाद वो स्टैग और मैरी से मिलता है जो अभी भी यंग दिखते हैं। स्टैग उसे बताता है कि उस रात उसके भाई स्मोक ने उसे एक शर्त पर जिंदा छोड़ा था कि वो कभी भी सैमी को नहीं मारेगा और उसे पीसफुली जीने देगा। यहाँ पर स्टैग को लगता है कि सैमी के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो वो उसे दोबारा ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो लंबी ज़िंदगी जी सकता है और उसका म्यूज़िक भी हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन सैमी कहता है कि उसने ऑलरेडी अपनी लाइफ अच्छे से जी ली है और अब उसका जाने का टाइम आ गया है। फिर वो स्टैग और मैरी के लिए अपना लास्ट सॉन्ग बजाता है। जब स्टैग और मैरी वहाँ से जाने लगते हैं तब सैमी कहता है कि आज भी उसे उस रात के नाइटमेयर्स आते हैं, पर उस रात उसने कुछ अच्छे पल भी बिताए थे। स्टैग बोलता है कि उसने उस रात अपने भाई को लास्ट टाइम देखा था
और धूप को भी। और इसी के साथ सिनर्स मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।